हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और जिस तरह का आप लोग सक्रियता दिखा रहे हैं, उससे दिल खुश हो जा रहा है देखकर कि आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट कर रहे हैं। आप लोग सेशन को देख रहे हैं और उसे लाइक कर रहे हैं। ये देखकर आत्मबल बढ़ता है। जो अंदर से खुशी होती है, उसमें क्या ही कहना दोस्तों। उससे ये होता है कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में उसे सीख भी रहे हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सक्रियता आप लोगों की बढ़ रही है। जब आप लोगों की सक्रियता, आप लोगों का प्यार दुलार बढ़ेगा, तो हम लोगों को और खुशी होती है और मेहनत करने का मन करता है। और मेहनत तभी करने का मन करेगा जब आप लोग हम लोगों के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले पूर्वांचल कैरियर क्लासेस सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में एक घंटी होगी, घंटी को बजा लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। उसके बाद शेयर, कमेंट, लाइक, ये आपका परम कर्तव्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कल का जो सेशन था, कल के सेशन में कुछ प्रश्न बचे थे, उसे कर लिया जाए या फिर आज का नया किया जाए। तो कल के सेशन का जो प्रश्न बचा है उसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसे अगले ही दिन करवा दूंगा। तो आज का जो सेशन है, पहले उसको शुरू किया जाए। आज के सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्न थोड़ा सा व्याख्या करने में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेता हूँ मैं, और जो भी प्रश्न लेता हूँ, आए हुए प्रश्न है, उनकी व्याख्या करने का मन कर देता है। देखिए, जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है आपके लिए, तो उसे आप आगे बढ़ाने का जो होता है वो सोचते रहते हैं, आगे बढ़ाने का मन करता है। तो मन तभी करता है जो चीज़ें समझ में आती हैं। तो आइए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर लीजिए। तब तक मैं पेन ले लूं और आप बताइए, दृष्टि वैषम्य क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही नहीं समझ में आया होगा कि यह दृष्टि वैषम्य है क्या। तो दृष्टि वैषम्य जब समझेंगे आप लोग, उसके बाद इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा करने चल इसे। देखिए, चैनल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है किसके किसके लिए है। और सब लोग जानते हैं कि भाई एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, साथ ही साथ यूपीपी का कोई एग्जाम हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, अगर उसमें ऐसे प्रश्न ना बनते हो तो आप हमसे कमेंट करके वाद विवाद कर सकते हैं, उस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो आइए, कमेंट कर दिया कीजिए, उसमें हम देख लेंगे सारी चीजें। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। तो दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि दृष्टि वैषम्य है क्या। जब दृष्टि वैषम्य आप जान जाएंगे, तो दृष्टि वैषम्य जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। जब तक आप लोग डायग्नोस्ट नहीं करेंगे किसी चीज को, डायग्नोस्टिक सेंटर पर नहीं ले जाएंगे उसको, तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसका सबसे पहले उस रोग का पता लगाना होता है। तो दृष्टि वैषम्य क्या है। दृष्टि वैषम्य जानते हैं क्या है। ये एक प्रकार का रोग होता है जो कार्निया के अनियमितता से बढ़ जाता है। अनियमितता से क्या होता है, किसी इंसान में हो जाता है। तो जो ये अनियमितता है वो आती कैसे है, तो कार्निया जो है वो क्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है, घट जाती है। तो इससे ये दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कोई क्षैतिज वस्तु, जैसे कि हम सीधा देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं, या फिर ऊपर की ऊर्ध्वाधर वस्तु देख रहे हैं, तो इसमें होता ये है कि जब परिवर्तित हो जाता है ये कार्निया का आयतन, जब परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होने के बाद तब क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि क्षैतिज चीजें दिखने लगती हैं, कभी ऐसा होता है कि ऊर्ध्वाधर चीजें सही दिखती हैं, क्षैतिज नहीं दिखती हैं, कभी क्षैतिज सही दिखती हैं, ऊर्ध्वाधर सही नहीं दिखती हैं। मतलब कि दोनों में ये होता है कि एक आप पैरेलल चीज जो आपके सामने है, कभी कभी वो चीज सही दिखती है, लेकिन जब ऊपर की चीज होती है वो आपको नहीं दिखती है, और कभी कभी ऊपर की चीज सही दिखती है, लेकिन जो आपके बराबर में होती है वो सही नहीं दिखती है। तो यही इसका क्या है, दृष्टि वैषम्य रोग होता है। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, आप लोग कमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। भाई, पहले पे है उभयवतल लेंस।
क्या है? उभयोत्तल लेंस, दूसरे पर है बेलनाकार लेंस, तीसरे पर है उत्तल लेंस और चौथे पर है क्या? अवतल लेंस। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा भाई, ये आपको बताना है। तो आइए मैं आपको बता दूं, ये जो बेलनाकार लेंस है यही लेंस आपका इसमें सबसे उपयोगी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दिखे या ऊपर की चीज दिखे, मतलब कि जो आपके सामने है वो सही से दिखे या फिर ऊपर की दिखे, ये दोनों में से एक की दिक्कत होती है। तो बेलनाकार जब लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप को सही कर देता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस, दृष्टि वैषम्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे। फ्रैंक व्हिटल, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि भाई इन्होंने क्या आविष्कार किया है, जरा बताइएगा। तो इन्होंने कौन सा आविष्कार किया है भाई? इन्होंने क्या विद्युत चुंबकत्व का किया है, क्या फिर बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का किया है, क्या फिर विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का किया है, क्या फिर जेट इंजन का किया है? इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से बताइए कौन सी चीज का जो फ्रैंक व्हिटल महोदय हैं इन्होंने खोज किया था, यानी कि आविष्कार किया था। तो आपके जो फ्रैंक व्हिटल महोदय हैं इन्होंने जेट इंजन की खोज की थी। जेट इंजन की खोज की थी, जो कि आज के विमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप आज के विमानों में देखेंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? तो आपके जेट इंजन का। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका मिल गया। चलिए ऊपर चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए, दांतों की वर्धित का मतलब है उसे बढ़ा कर देखना, उसे क्या करना? बड़ा करके देखना। वर्धित का मतलब होता है बड़ा करके देखना। ठीक है, छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा क्या होता है? उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो मतलब कि दांतों का जो डॉक्टर होगा, दांतों के जो डॉक्टर होंगे वो दांतों के इलाज में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्या उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, या फिर और कुछ दिया होगा सादा दर्पण। देखिए बाइफोकल, बाइफोकल का मतलब वही हो गया। तो इसमें से सादा दर्पण या फिर चारों में से आप एक आंसर चूज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको बताना है। चलिए तब तक मैं बता दूं कि भाई एक आप जानते हैं कि कार की हेडलाइट में भी उसी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये आपको दिख रहा है, कार की हेड लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा, अगर आप जानते हैं कि कार की हेडलाइट में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उसका आंसर यही दर्पण हो जाएगा, उसका आंसर यही दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, मैंने एक और आपको क्या दे दिया, हिंट दे दिया कि भाई दंत चिकित्सक जो होते हैं, कार की हेडलाइट में जो वो लेंस लगता है आपका, वही लेंस इसमें भी लगेगा। तो कौन सा लगता है भाई? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये जो दंत चिकित्सक होते हैं ना दोस्त, दंत चिकित्सक महोदय लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो कार की हेडलाइट हो गई, तो कार की जो साइड मिरर होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? कार की साइड में मिरर, कार की साइड मिरर, कार की साइड मिरर है। और मैं कह दूं कि स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट की जो लाइटें होती हैं, गलियों की जो लाइट होती है, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, जरा बताइएगा। तो अगर इन दोनों का आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो भाई दोनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लेंस पूछ लिया मैंने, तो दर्पण या लेंस, चलिए आइए हो गया। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए जो मैं बता रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं टकरा जाती हैं। जो बातें मैं बताता हूं, जो बातें मैं प्रश्न पर बताता हूं, वो कहीं ना कहीं आपको पेपर में टकरा जाएंगे। इसीलिए मैं ज्यादा ना बोलता हूं, ना ज्यादा आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो जितना बताता हूं उतना समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण है।
चलिए देखते हैं फिर क्या है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, कौन से प्रोफेसर हैं, ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण, गहरे प्यार का मतलब उनका बहुत गहरा लगाव था, एकदम मन मुग्ध हो जाते थे, उसी में मंत्रमुग्ध हो जाते थे और बाकी कोई चीजें सोचते नहीं थे उसके अलावा। तो उसके प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो कौन थे भाई उसमें से, तो इसमें से क्या जगदीश चंद्र बोस थे, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, सारे के सारे वैज्ञानिक ही हैं। इसमें से जितने नाम हैं एक एक वैज्ञानिक के ही नाम हैं। तो सोच लीजिए अब कौन से वैज्ञानिक थे जिनको 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए क्या दिया गया था, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की थी और इसके लिए इनको क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था भाई, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी इसी खोज के कारण, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज की थी इन्होंने ना, इस खोज के कारण इन 28 जो आप विज्ञान दिवस मनाते हैं ना भाई, विज्ञान दिवस मनाते हैं। अच्छा जरा बताइए विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है, विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है ये भी बता दीजिए। तो ये होता है आपकी 28 फरवरी को। कब होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है 28, एक मिनट, 28 फरवरी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो कौन से वैज्ञानिक है मेरे दोस्त, अब तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, एकदम बढ़िया से आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो क्या सीवी रमन महाराज जी थे, सीवी रमन जी थे, सीवी रमन महोदय थे जिन्होंने ये आविष्कार किया था। ठीक है, क्या किया था, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर संगीत के प्रति इतना गहरा लगाव, इतना गहरा प्रेम था इनका कि 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत के उपकरणों के सिद्धांत पर इन्होंने पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, और साथ ही साथ उनको 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और नोबेल पुरस्कार देने के बाद इसी खोज को देखते हुए क्या कहते हैं उसे, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके लिए होना जरूरी है, आपके पास होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से बताइएगा, आपके सामने है। क्या है भाई, जल्दी से बताइए, मैं देखता हूं क्या है। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। ये तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, आप लोग इसे ढूंढिएगा, आप लोग इसको ढूंढिएगा भाई कि ये कौन सा उत्तर होगा इसमें। चलिए होमवर्क आप लोगों के लिए ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों का दिमाग इसमें प्रयोग करना पड़ेगा मुझे लगता है। चलिए जल्दी से बताइएगा अगले प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पर चल रहा हूं, प्रश्न नंबर 5वां छोड़ा हूं ना, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। चलिए, ग्रेफाइट डायमंड और बकरमिंस्टर फुलरीन, अच्छा बकमिंस्टर फुलरीन किस तत्व के अपर रूप हैं। अब पहले तो भाई यही सब जाने जा रहे थे, फ्लोरीन जाना जा रहा था। अब ये जो बकमिंस्टर फुलरीन है, इसका नाम आप लोग सुने होंगे पहली बारी, पूरा फुलरीन तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके पहले जो ये लगा हुआ है बकमिंस्टर, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ग्रेफाइट है डायमंड है, यानी कि हीरा, डायमंड यानी कि क्या है, हीरा है। ग्रेफाइट कहाँ लगा होता है, पेंसिल की निब में, पेंसिल की जो निब होती है उसमें जो लगा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। और ये जो फुलरीन है, फुलरीन भी उसका क्या है, अपर रूप है। तो उसका अपर रूप है, अपर रूप होने का मतलब कि उसकी संयोजकता ही ऐसी है कि वो इन सब का रूप ले लेता है। संयोजकता बोला क्या हूँ, लिखा क्या हूँ, संयोजन, हाँ संयोजकता। तो वो एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता ही ऐसी है कि वो इतने रूप ले लेता है, हीरा बन जाता है, ग्रेफाइट बनता है, फुलरीन बनता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें किसमें, ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत प्यार से मिल जाता है कक्षा 6 तक। कक्षा 6 की बुक में आपको प्यार से मिल जाएगा। तो कार्बन का ही ये क्या है, अपर रूप है, कार्बन के ही क्या है, अपर रूप है। बाकी इन सबको जाने दीजिए भाई, ये आपके काम के लायक अभी नहीं है। तो ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। चलिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने। सार्स, सार्स का पूर्ण रूप क्या है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है भैया। सार्स का होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सार्स देखने में तो कोई कमेटी या क्या लग रहा है, संगठन लग रहा है, देखने में कोई कमेटी या संगठन लग रहा है, लेकिन जो सार्स है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये एक प्रकार का वायरस जनित श्वसन रोग है। वायरस जनित क्या है, श्वसन रोग है। बस इतना जानिए पहले कि सार्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, वायरस के कारण होता है। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में इसे हम विषाणु कह सकते हैं, ठीक है। वायरस जनित रोग है ये। कौन सा रोग है भाई, श्वसन से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, श्वसन से संबंधित रोग है। 2003 में इस रोग का पता चीन में लगा था। 2025 में, 2025 नहीं भाई, 3 लिखा हूं 25 बोल दिया, 25 तो चल रहा है। 2003 में एक महामारी आई थी, महामारी में इस रोग का पता लगाया गया था। इस रोग का पता 2003 में चीन में लगा था, ठीक है। तो कौन सा है, वायरस जनित रोग है। और होता किस अंग में है, तो श्वसन अंग में होता है, श्वसन में होता है, ठीक है। श्वसन को बाधित करता है। सार्स है इसका नाम। अब सार्स का फुल फॉर्म आपको देखना था, तो सार्स का क्या होता है फुल फॉर्म भाई, तो इसका सीवियर एक्यूट, क्या नाम है भाई, हाँ, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। जिस भी ऑप्शन में हो आप ढूंढ कर उसको लगा लीजिए। चलिए देखते हैं, सीवियर एक्वायर्ड नहीं, एक्वायर्ड नहीं है, एक्वायर्ड नहीं है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद हाँ, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया आपका। दूसरे वाले पे देखिए मिल गया, दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं कि सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी होता है वैसे, यहाँ पे हिंदी में रिस्पिरेटरी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां दिक्कत होगी मैं बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो ये सिंड्रोम है, एक प्रकार का रोग है जो वायरस जनित होता है। और जैसे आप छींकते हैं तो आपकी छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो निकल के आती हैं, छोटी छोटी लार की बूंदें निकलती है ना जब छींकते हैं आप, तो उसी तरह से यह भी होता है। यह भी जब आप छींकते हैं तो सामने वाले को संक्रमित कर लेता है। तो ये एक प्रकार की महामारी से जुड़ा हुआ है। क्या होता है, वायरस होता है, ठीक। इससे ज्यादा जानकारी आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगी, इतना आपके लिए बहुत हो गया, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए क्या हो गई, बहुत हो गई। तो आइए, एक मिनट, हाँ चलिए आगे चलें। तो लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण, देखिए बायोलॉजी का प्रश्न है ये भी और वो भी, दोनों के दोनों बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब मैं आपको कहूं तो क्या कहूं, ये भी आया हुआ है वो भी आया हुआ है पेपर में। जब पेपर में आया है तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा ही आऊंगा, ये तो 100% है, 100% श्योर बात है कि मैं अगर पेपर में आया है तो लेके आऊंगा आपके सामने, क्योंकि जो आए हुए प्रश्न है वो मैं छोड़ता नहीं। चलिए, तो ये जो यौन संक्रमण रोग है, ये क्या आंत ज्वर है, आंत ज्वार नहीं होता है भाई, आंत ज्वर होता है। ज्वार कहेंगे तो ज्वार बाजरा हो जाएगा, जो आपके खाने के रूप में होता है, खाने के रूप में आप प्रयोग करते हैं। तो ये आंत ज्वर हो गया, और हैजा हो गया जिसे कॉलरा कहते हैं आप, रेबीज हो गया, या फिर उपदंश हो गया। इसमें से आपको बताना है कि ये होता क्या है। तो इसमें से उपदंश हो गया, उपदंश को एक और कहते हैं सिफिलिस। जितने लोग अगर नहीं जान रहे हो वो जान जाइए, इसे सिफिलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिफिलिस भी कहते हैं इसको। और रेबीज को तो रेबीज ही कहते हैं, रेबीज को क्या कहते हैं भाई, रेबीज ही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हैजा को कॉलरा कहते हैं, हैजा को क्या कहते हैं भाई, हैजा को कॉलरा कहते हैं, और डबल एल लगा लेना। और ये आंत ज्वर, इंटेस्टाइन ज्वर आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी आपको ये सारे नाम मैंने इंग्लिश में भी दे दिया, ताकि होता है कुछ लोगों को कि अंग्रेजी का नाम याद है, हिंदी में याद है नहीं रहता। तो ये बताइए, रेबीज कुत्ते में जो वायरस होता है उसका नाम है, तो ये तो नहीं हो सकता, रेबीज हट गया। कॉलेरा जो होता है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणु जनित है। क्या है भाई, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है।
साल्मोनेला कोलेरी, क्या नाम है उसका, बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला कोलेरी। भाई अगर आपको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूं, जान जाइए कि किस जीवाणु के कारण होता है। आंतज्वर, आंतज्वर आप जानते हैं भैया, आंतज्वर का मतलब आंतज्वर आत्म से संबंधित है। बचा क्या, उपदंश बचा, क्या बचा, उपदंश बचा। अब आप ये बताइए, किसी से आप चोरी छुपा यौन संबंध बना रहे हैं, उसको सिफिलिस है, फिर आपको भी वह शारीरिक संबंध अगर आपने बनाया है तो आपको भी ये बीमारी होने का डर हो जाएगा, ये भी खतरा होता है। इसीलिए कहा जाता है भाई कि अपने आप को आप क्या रखिए, अपने आप को शांत और एकदम वो क्या कहते हैं उसे, पतिव्रता और पत्नीव्रता बनाकर रखा कीजिए, किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए कौन सा, इसमें सिफिलिस या उपदंश कहते हैं, ये यौन संक्रमण से होता है। किससे होता है, तो यौन संक्रमण से होता है। जब तक आप यौन संबंध किसी से नहीं बनाएंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, ये बीमारी नहीं होगी। आप जानते हैं कि ये एक खतरनाक बीमारी है। ये क्या है, एक खतरनाक बीमारी है। जो ऐसी बीमारियां होती हैं वो खतरनाक ही होती हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न है आपके यूपीपी कांस्टेबल में, यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है भाई, इसीलिए आपको ये बताना है। यूपीपी कांस्टेबल में आया है, यूपी टीईटी में आया है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें आया हुआ है, और मैं आपको बता दूं तो ये आरआरबी में भी आया हुआ है। मतलब कि ये प्रश्न हर बार आता है, बार बार आता है, इसीलिए ये आपको बताना जरूरी हो गया है कि नैदानिक थर्मामीटर, जो नैदानिक थर्मामीटर होता है, यानी कि जो डायग्नोस्ट किया जाता है जिससे, वो जो थर्मामीटर होता है उसमें मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है। औसत सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना होता है मेरे दोस्त, तो सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में दिया है तो अच्छी बात है। चलिए बताते हैं कि कितना हो जाएगा, तो वो आपका होता है 37 अंश सेल्सियस। कितना होता है मेरे दोस्त, 37 अंश सेल्सियस होता है, या फिर आप उसे फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट में भी आप उसे माप सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आप माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट लगाना चाहें तो फ़ारेनहाइट लगा लीजिएगा, आपको सेल्सियस जानना है तो सेल्सियस जान लीजिए कि एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य के ताप कितना होता है, शरीर का ताप कितना होता है, ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा रख दिया। इतने पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, या तो 37 पूछ लेगा या तो 98.6 फ़ारेनहाइट पूछ लेता है, दोनों में से एक पूछ लेता है जो कि आपको बताना रहता है। दोनों पॉइंट आप जानते रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की। अच्छा, कणों की तरंग की जो प्रकृति होती है, मतलब जो कण होते हैं आपके ठोस के जो कण होते हैं या तरल के जो कण होते हैं, वो कैसे चलते हैं, तो जिगजैग मोशन में चलते हैं। लीजिए अभी जिगजैग, हमारा जिगजैग होता हो जाता अगर हमने थोड़ा सा और खींचा होता इसे। तो जैसे ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, मान लीजिए कि ये कण है, ये क्या है, ये एक पदार्थ के कण है, और ये गति कैसे करते हैं, तो ये कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या करता रहता है, तरंगों की गति ऐसे ऐसे इनकी होती रहती है। जिगजैग मोशन में ये गति करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं और गति करते रहते हैं। तो ये किसने दिया था, ये बताना था। तो ये आपके डी ब्रॉगली महोदय ने कणों के तरंग की, जो कणों की तरंग की प्रकृति है उसकी परिकल्पना दी है। परिकल्पना इसकी किसने दी है, तो परिकल्पना भाई आपके डी ब्रॉगली महोदय ने दी है। डी ब्रॉगली महोदय ने इसकी परिकल्पना दी है, इसकी कणों की तरंग प्रकृति की, कणों के तरंग की जो प्रकृति होती है उसकी परिकल्पना किसने दी है, तो वो दिया है आपके डी ब्रॉगली महोदय ने। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर, बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है एक ही प्रश्न पर। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, तो इकाई आपको बतानी है, जरा बताइएगा। तो इकाई आपको बताना है, ये किसका है, ये तो बल का है, सब लोग जानते हैं। टेस्ला किसका है भाई, टेस्ला फ्लक्स का है क्या, टेस्ला किसका है, ये जो वेबर है ये विद्युत फ्लक्स का है। ये किसका है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का है जी, विद्युत कहाँ है, ये क्या है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का है।
चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का है। अर्ग क्या होता है? ये भी ऊर्जा का ही क्या है, मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति का है। किस पद्धति का? सीजीएस पद्धति का है। कई बार मिल गया है तो मैं आज बता दूं इसको कि ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। बचा क्या भाई? बचा आपका चुंबकीय चालक घनत्व। चुंबकीय चालक घनत्व किसका होता है? टेस्ला होता है। उसकी इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने जान लिया और मैं आपको आज यहीं पर छोड़ने का कष्ट करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बीप सुनाई दे रही होगी जो कि हमें वार्न करती है कि आपका जो ये बोर्ड है ये अब लाइट इतनी ज़्यादा ले रहा है कि इन्वर्टर बैठ जाएगा। तो अगर इन्वर्टर बैठ जाएगा तो आपकी क्लास वैसे भी बाधित हो जाएगी। इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो जान जाइए, उसके बाद मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? टेस्ला है। बाकी मैं इसकी व्याख्या बाद में भी कर दूंगा। तो 10 क्वेश्चन इसके और बाकी जो बचा है उसमें तो मैं दोनों मिला के अगली क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।